बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अतारी आपसे बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उनके ऊपर बात करना स्टार्ट की हुई है, और ये रूल्स जो हैं वो 2023 में जो एनुअल पेपर होने हैं ये उनके लिए हैं। ठीक है जी। और उनका टैक्स ईयर 2022 होता है। ठीक है। तो जनाब, हमने आज फर्दर बात को आगे बढ़ाना है, और हमारी बात है आज जी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड के ऊपर। प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो है वो हमें बात करनी है। प्रोविडेंट फंड है क्या, इसकी अलग से जो है वो डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि जो इम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए जो है वो एक फंड ऑर्गेनाइजेशंस में कायम किया जाता है, जिसमें इम्प्लॉय भी पैसे ऐड करता है और एम्प्लॉयर मालिक जो जॉब देता है वो भी पैसे ऐड करता है। उसको हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड ना असल में हमारे पास दो तरह का है। एक है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड और एक है प्राइवेट प्रोविडेंट फंड। आगे जो फिर प्राइवेट प्रोविडेंट फंड है ना, उसकी दो टाइप्स हैं। एक है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एक है अनरिकॉग्नाइज। ये असल में इसकी वो है डिवीजन। लेकिन ये जो इस वक्त आपके सामने जनाब मौजूद है रूल्स फॉर्मेट, इसमें उसने ना वैसे ही तीन बना दिए हुए हैं। पहले को उसने कहा है कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, दूसरे को उसने कहा है कि ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, और तीसरे को उसने कहा है ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ठीक है जी। तो आप बहरहाल वैसे याद रखिएगा कि जो रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज है ना, ये असल में प्राइवेट प्रोविडेंट फंड की टाइप्स हैं। ले जी, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अगर आपके सवाल में आ गया इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसने लिखा हुआ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये अगर उसने लिखा हुआ तो वो एग्जाम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इंप्लायर कंट्रीब्यूशन वो भी एग्जाम्प्ट होगा। इंटरेस्ट, याद रखे जितना भी प्रोविडेंट फंड काटा जाता है ना अदारे की तरफ से, मालिक की तरफ से, वो उस प्रोविडेंट फंड को बैंक में जमा करवा देते हैं। बैंक वाले फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो वो वाले पैसे जो है ना वो भी हमें मिलने होते हैं एट द एंड। तो वो जो इंटरेस्ट है ना वो भी प्रोविडेंट फंड का हिस्सा होता है। तो ये तीनों चीजों को जब हम प्लस कर लेते हैं ना, तो ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है प्रोविडेंट फंड का। ये वाला जो है ना वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट किसी बंदे को मिलता है फिर। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा प्रोविडेंट फंड के ऊपर वो भी एग्जाम्प्ट होगा। ये इंशाल्लाह फिर आपको कभी डिटेल में बताएंगे कि प्रोविडेंट फंड जो है इसके यूजेस क्या हैं और ये किस तरह से बनता है। उसके बाद है जी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर प्रोविडेंट फंड उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और साथ में लिखा है कि ये रिकॉग्नाइज है, और उसमें जो इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन है ना वो एग्जाम्प्ट होती है। इंप्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड उसने प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट बताई होगी ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, आपने वो अमाउंट यहाँ लिख लेनी है। लिखने के बाद रूल अब क्या है, रूल ये है कि आप 10% सैलरी का ले लें। किस सैलरी का, वो जो बेसिक सैलरी थी। तो बेसिक सैलरी का 10% लें, वो वाली अमाउंट लिखें। या फिर आप जो है वो 1.5 लाख रुपया लें। ये ऑफ नहीं है, ये और है। और जनाब आप बेसिक सैलरी का 10% लें, फर्ज करें बेसिक सैलरी का 10% लिया तो वो आया 1 लाख। और दूसरा आपके पास रूल ये है कि आपके पास 1.5 लाख है। अब आप चेक करेंगे इन दोनों में से कम कौन सा है। इन दोनों में से जो कम होगा वो जनाब आपको यहां से माइनस करने की इजाजत है। माइनस करके तो जो बाकी जवाब आएगा उसके ऊपर आप जनाब टैक्स लेंगे। और जो इंटरेस्ट होगा प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, आपने उस इंटरेस्ट की अमाउंट लिखनी है, लिख ली सर। पहला रूल फिर उसमें यह है कि आप जो है ना ये फार्मूला लगाएंगे। इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो सवाल में दी होगी डिवाइडेड बाय गिवन रेट, ये भी सवाल में दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 16, ये आपको याद रखना है। जो जवाब आएगा आपने उस जवाब को इधर लिख लेना है। उस आंसर को लिख लिया सर। दूसरा फिर आपने 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी लेना है। आप गए बेसिक सैलरी में, बेसिक सैलरी ली आपने, उसका 1/3 लिया, वो भी आपने आंसर लिख लिया जी। अब आपने चेक करना है इन दोनों में से कम कौन सा है। जो इन दोनों में से कम है वो आप जनाब यहाँ से माइनस करेंगे, और माइनस करके जो बाकी जवाब होगा उसको आप यहाँ पर टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है जी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है उसकी क्या ट्रीटमेंट है वो जरा देखते हैं जी। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ले जी, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में स्टूडेंट्स याद रखें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। ओके हो गया सर। फिर उसके बाद जी जो प्रोविडेंट फंड है मैंने आपको बात की क्यूमुलेटेड बैलेंस। क्यूमुलेटेड बैलेंस क्या होता है, उसमें जनाब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी शामिल होती है, एम्प्लॉयर की भी, और इंटरेस्ट भी शामिल होता है। तो गवर्नमेंट का एज इट इज एग्जाम्प्ट हो जाएगा।
रिकॉग्नाइज का भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो अनरिकॉग्नाइज होगा ना उस सारे के ऊपर टैक्स लगेगा। यहाँ पर नोट आपने ये याद रखना है कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना प्रोविडेंट फंड की, तो उसमें जहां पर भी बेसिक सैलरी टर्म यूज होगी तो बेसिक सैलरी से मुराद होगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को प्लस करके तो उसके ऊपर जनाब हमने फिर वो परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। ये जो ऊपर ये देखें ये यूज हुई है, इसके ऊपर भी थी कुछ। ठीक है जी, आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कशन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिस।